हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप्स में हमको कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप्स। इंट्रोडक्शन। ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किसी रेड ब्लड सेल्स के चारों तरफ सरफेस में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, इस एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं। व्हेन ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स इज मिक्स्ड, समटाइम्स क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन ऑकर्स। जब हम दो व्यक्तियों के रक्त को एक स्लाइड पर या टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, तब हमको वो एग्लूटिनेशन दिखाई देता है। एग्लूटिनेशन को हम समूहन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्लाइड जो आरबीसीज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही उसका एग्लूटिनेशन हो जाता है तो रेड ब्लड सेल का क्लम्पिंग दिखाई देता है हमको, जिसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। दिस क्लम्पिंग इज बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ये क्लम्पिंग जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण होती है, जिसके अंतर्गत एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ये एग्लूटिनेशन होता है। बट वाई क्लम्पिंग ऑकर्स इन सम केसेस एंड नॉट इन अदर केसेस remained a mystery until the discovery of blood group by the Austrian scientist Karl Landsteiner in 1901। तो कुछ केसेस में जब हम दो अलग अलग व्यक्तियों के रक्त को आपस में मिलाते हैं तो कुछ केसेस में एग्लूटिनेशन होता है और कुछ केसेस में ये एग्लूटिनेशन नहीं होता है। ये एक तरह की मिस्ट्री थी, तब तक मिस्ट्री थी जब तक कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया। 1909 में उन्होंने सन 1901 में उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। इसके बाद ये मिस्ट्री नहीं रह गई और ये पता चल गया कि आखिर जो है ये ब्लड में एग्लूटिनेशन क्यों होता है। इस ब्लड ग्रुप की खोज के लिए लैंडस्टीनर को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए देखते हैं लैंडस्टीनर के कौन कौन से नियम हैं। बेसिकली दो ही इसके लॉज हैं। पहला, इफ द पर्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में रेड ब्लड सेल में कोई पर्टिकुलर एंटीजन उपस्थित है तो उस एंटीजन से मिलता जुलता करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके सीरम में मौजूद नहीं होगा। जैसे कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक आरबीसी है, ये आरबीसी है, दोनों ये अलग अलग दो बॉडीज़ की पिक्चर है, जिसमें आरबीसी के ऊपर अलग अलग टाइप के एंटीजन मौजूद हैं और उस एंटीजन के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें मौजूद नहीं है। जैसे कि ये ट्राइंगल शेप का जो एंटीजन है उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ये है, वाई शेप का एंटीबॉडी, जबकि दूसरे आरबीसी में ये स्क्वायर शेप का जो एंटीजन है उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके बॉडी में ना होकर नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, इफ़ द पर्टिकुलर एंटीजन इज एब्सेंट इन द रेड ब्लड सेल। अगर कोई पर्टिकुलर एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पर अनुपस्थित है तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके सीरम में मौजूद होगा। ये बात तब लागू होती है जब हम ब्लड ग्रुप ओ के बारे में देखते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में ऐसा हम देखते हैं कि उसमें जो आरबीसी की सरफेस में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होते, लेकिन उसके सीरम में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं। तो ये दूसरा वाला नियम जो है वो आरएच फैक्टर पर अप्लाई नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अभी तक प्रेजेंट में 20 से भी अधिक जेनेटिकली
ब्लड ग्रुप की खोज हो चुकी है, जिसमें लैंडस्टर ने दो प्रकार के ब्लड ग्रुप को हमसे इंट्रोड्यूस कराया है। पहला ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएच सिस्टम। ये दोनों जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप्स, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके आरबीसी में ए नाम का एंटीजन होगा, परंतु उसके सीरम में बी एंटीबॉडी मौजूद होगा या बीटा एंटीबॉडी मौजूद होगा। जबकि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन बी होगा और उसके सीरम में अल्फा एंटीबॉडी मौजूद होगी या ए एंटीबॉडी मौजूद होगी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद होंगे, परंतु उसके सीरम में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में आरबीसी की सरफेस पे किसी भी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसके सीरम में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी अल्फा और बीटा दोनों मौजूद होंगे। जो मैंने बात अभी आपको बताई है उसको थ्योरी वाइज यहाँ पर लिखा गया है, सेम वही चीज़ है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट सकते हैं, ए बी और ओ। और जो चीज़ मैंने पहले इसमें बताई है उसी चीज़ को थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी के पास एंटीजन ए है, सीरम में जो है बीटा एंटीबॉडी है तो ए ग्रुप है ना। एंटीजन किसी के पास बी है और अल्फा एंटीबॉडी है तो बी ग्रुप। दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी ग्रुप। और आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों प्रकार के एंटीबॉडी उसके पास मौजूद हैं तो उसको बोलेंगे ओ। इससे पहले मैंने शायद ए बी के बारे में बोला कि ए बी में आरबीसी में दोनों प्रकार के एंटीजन रहेंगे और उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं रहेगा। और ओ के केस में क्या रहेगा, ओ के केस में आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसके पास उसके सीरम में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी अल्फा और बीटा दोनों मौजूद होंगे। तो ये जो चीज़ मैंने बताई उसको इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ब्लड ग्रुप में यहाँ पर जो रेड कलर का साइन दिख रहा है वो आरबीसी है और आरबीसी की सरफेस पे हमको 2 प्रकार के अलग अलग एंटीजन चिपके हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ग्रीन कलर का एंटीजन लगा हुआ है, इसमें केसरिया कलर का एंटीजन लगा हुआ है, इसमें दोनों तरह के एंटीजन लगे हुए हैं और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ है। अब देखिए तो ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। अब सीरम की बात की जाए तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के सीरम में बी एंटीबॉडी मौजूद होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के सीरम में ए एंटीबॉडी मौजूद होगा और ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति के सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है यहाँ पर। और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के सीरम में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी हमको दिखाई देते हैं। तो यही इसका रूल है एबीओ सिस्टम का। ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे दूसरे तरीके से मैंने इसमें पिक्चर को डालकर समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एंटीजन आप देख सकते हैं, 2 प्रकार के एंटीजन हैं। ट्रायंगल शेप का जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है यहाँ पर, और लाइट ब्लू कलर का जो एंटीजन जो सर्कल बना हुआ है आपको ये है बी एंटीजन। तो देखिए ये आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए चिपका हुआ है और यहाँ पर है आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन चिपका हुआ है और इस आरबीसी की सरफेस में दोनों तरह के एंटीजन चिपके हुए हैं और इस आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी और ओ। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एबीओ ग्रुप। इम्पोर्टेंस ऑफ एबीओ ग्रुप सिस्टम। यहाँ पर ये आधा अधूरा है, ये पिक्चर के कारण वो चीज़ कट गई है, ध्यान से इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा कर लीजिएगा।
इम्पोर्टेंस ऑफ एबीओ ब्लड एबीओ ग्रुप सिस्टम, एबीओ ग्रुप ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी कि एबीओ ग्रुप्स की क्या महत्ता होती है किसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान, रक्तदान के दौरान जो है एबीओ की महत्ता, ये इसकी हेडिंग है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ओनली कंपेटेबल ब्लड कैन बी यूज्ड। जब हम रक्तदान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, तब कंपेटेबल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे ब्लड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो रेसिपिएंट या डोनर है उन दोनों का ब्लड मिलता जुलता हो, एक ही ग्रुप का हो। द वन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड द डोनर एंड द रेसिपिएंट इज द वन हु रिसीव द ब्लड। यानी कि जो ब्लड देता है उसको हम डोनर कहते हैं, जबकि जो ब्लड लेता है, जिसको ज़रूरत है ब्लड की, उसको हम रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं। वाइल ट्रांसफरिंग द ब्लड एंटीजन ऑफ द डोनर, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी आर कंसीडर्ड। इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं, किस दो चीज़ों का, डोनर के एंटीजन का और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी का। ओके, द एंटीबॉडी ऑफ डोनर एंड एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली, परंतु डोनर के एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के एंटीजन को हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। दस रेड ब्लड सेल ऑफ ओ ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीजन and so agglutination does not occur with any other group of blood। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि O ब्लड ग्रुप जो होता है उसके आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन न होने के कारण जब उसको दूसरे के शरीर में डाला जाता है तो एग्लूटिनेशन नहीं होता है। सो O ग्रुप ब्लड कैन बी गिव टू पीपल विथ एनी ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। द पीपल विथ ओ ग्रुप ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इस खासियत की वजह से ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। एबी के बारे में लिखा हुआ है, द प्लाज्मा ऑफ एबी ग्रुप। हमने पढ़ा है कि जो आरबीसी की सरफेस पे दोनों तरह के जब एंटीजन पाए जाते हैं तो उसके सीरम में किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता है। तो द प्लाज्मा ऑफ एबी ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीबॉडी। ओके, दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसके पास जो है एंटीबॉडी ना होने की वजह से इस ब्लड ग्रुप वाले यानी कि एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के शरीर में अगर कोई ब्लड डाला जाता है तो भी एग्लूटिनेशन नहीं होता है। द पीपल ऑफ एबी ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप। तो एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है आसानी से, और इस खासियत की वजह से इस एबी ग्रुप वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले की जाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा भी दो और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग और कूम्स टेस्ट वगैरह भी करते हैं। क्रॉस मैच भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस मैच में जो है क्या किया जाता है, क्रॉस मैच इज डन बाय मिक्सिंग द सीरम ऑफ रेसिपिएंट एंड रेड ब्लड सेल ऑफ डोनर। ठीक है, इसमें दो चीज़ें लेते हैं अपन। एक तो रेसिपिएंट का सीरम लेंगे और डोनर का रेड ब्लड सेल लेंगे, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे। अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे, अगर किसी प्रकार का एग्लूटिनेशन होता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होती है यानी कि ब्लड
मिसमैच्ड हो जाता है, तब ऐसे कौन कौन से रिएक्शन उभर कर आते हैं? When the mismatched blood is transfused to a person, transfusion reaction occur. जब कभी mismatched blood ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इसको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं. If the donor plasma contain antibody against recipient red blood cell, अगर डोनर प्लाज्मा में ऐसे एंटीबॉडी मौजूद होते हैं जो रेसिपिएंट के ब्लड सेल के अगेंस्ट होते हैं, तब एग्लूटिनेशन नहीं होता है. बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर डाइल्यूटेड इन रेसिपिएंट्स ब्लड, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो होता है रेसिपिएंट के प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं. परंतु इफ रेसिपिएंट प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर रेड ब्लड सेल, परंतु रेसिपिएंट के प्लाज्मा में ऐसे एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो डोनर रेड ब्लड सेल के अगेंस्ट हैं, तब द डोनर रेड ब्लड सेल आर एग्लूटिनेटेड एंड डिस्ट्रॉयड. तब जो है डोनर रेड ब्लड सेल जो है एग्लूटिनेटेड हो जाते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. मोर अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इज लिबरेटेड इनटू प्लाज्मा. इस तरह से हीमोलाइसिस होने के कारण, यानी कि आरबीसी टूटने के कारण बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है या प्लाज्मा में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उभर कर आते हैं. कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होने की वजह से? आइए देखते हैं. सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है जॉइंडिस. बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज होने के कारण प्लाज्मा में बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाता है. उस हीमोग्लोबिन को सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में भेजा जाता है, जहाँ पर उस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किया जाता है बिलीरुबिन में. अब प्लाज्मा की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर बिलीरुबिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में. अब ये बिलीरुबिन जो है, कंजक्टाइवा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका चेहरा पीला दिखाई देता है. म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल, स्क्लेरा वगैरह सारी चीज़ें पीली दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और यही केस कहलाता है जॉइंडिस. ओके. दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक शॉक. देखिए, अभी हमने पढ़ा कि इस तरह से अगर एग्लूटिनेशन होता है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी के कारण अगर एग्लूटिनेशन होता है तो हीमोलाइसिस होगा. हीमोलाइसिस यानी कि ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, बहुत सारा उसमें भरा हुआ हीमोग्लोबिन ब्लड में आ जाएगा. और वो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन बना किससे रहता है? उसमें प्रोटीन है, हीम है. अब प्रोटीन जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड को विस्कस बना देता है, गाढ़ा बना देता है. अब आप ही सोचिए, जैसे कि अब हार्ट जो है, एक तो ऑलरेडी जो ब्लड है वो पानी से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन अब उसमें हीमोग्लोबिन घुल गया है, जिस कारण वो और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है. तो हार्ट को उस गाढ़े ब्लड को पंप करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. मोर द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम हीमोलाइज्ड सेल. और ये जो हीमोलाइज्ड सेल से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी मिलते हैं, जो कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं. तो इसमें जो है ऐसे कॉम्प्लिकेशन में हमको कार्डियक शॉक दिखाई देता है, और ब्लड प्रेशर लो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण सर्कुलेटरी शॉक भी होता है. तीसरा मेजर बड़ा कॉम्प्लिकेशन है रीनल शटडाउन. रीनल यानी किडनी, शटडाउन यानी बंद हो जाना. जो हीमोलाइसिस हुआ है जो सेल का, उसमें बहुत सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, वो गुर्दों की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, संकुचित करा देते हैं या सिकोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो पाता है. एक तो परेशानी ये आई. दूसरी, इन एडिशन द टॉक्सिक सब्सटेंस अलॉन्ग विथ फ्री हीमोग्लोबिन आर फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन एंड इंटर द रीनल ट्यूब्यूल. अब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हीमोलाइज सेल से निकले हुए हैं, और साथ ही साथ फ्री हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी से बाहर आ चुका है, वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है रीनल ट्यूब्यूल अर्थात नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में पहुंच जाते हैं. बिकॉज ऑफ पुअर रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. अब जिसके कारण ये जो
बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो रीनल ट्यूब्यूल में पहुंच चुका है, यानी कि नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो पहुंच चुका है, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अधिक मात्रा में जो हीमोग्लोबिन है और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीनल ट्यूब्यूल पूरी की पूरी नेफ्रॉन जाम हो जाती है, चोक हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से अब उस किडनी में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की प्रोसीजर पूरी तरह से बंद हो जाती है। ओके, यूरिन बनने की प्रक्रिया में 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 फंक्शन जो है इसमें रुक जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी ठप पड़ जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। किडनी जैसे ही काम करना बंद करेगी तो यूरिन फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एनयूरिया। एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एनयूरिया। और इस तरह से पूरी तरह से किडनी का शट डाउन हो जाना कहलाया जाता है रीनल शट डाउन। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चीज़ें जो है कुछ समझ में आई होगी। ये थ्योरी वाइज जो है अगर देखा जाए तो जितने नोट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो आपके लिए पर्याप्त है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। चित्र का भी ध्यान रखें, और अगर कोई चीज़ इसमें छूटी हुई हो या न समझ में आई हुई हो तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देखें, ये आपके समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। थैंक यू।